नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के बारे में। ये पुरुषों की एक ऐसी समस्या है जिससे काफी ज्यादा पुरुष परेशान रहते हैं और कई बार तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर में हमें प्रोस्टेट है, पेशाब संबंधी कोई बीमारी है या फिर डायबिटीज की वजह से ऐसा हो रहा है। आज आप ये भी जानेंगे कि प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट का होम्योपैथी में बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट किस तरीके से होता है, कौन कौन से ऐसे गाइडिंग सिम्टम्स हैं जो ये बताते हैं कि प्रोस्टेट की प्रॉब्लम एक्चुअली डेवलप कर रही है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट होम्योपैथी में इसके लिए टॉप ग्रेड की कौन कौन सी दो बहुत ही अच्छी दवाइयां हैं। आज का वीडियो ना सिर्फ एक आम पब्लिक के लिए जानकारी वर्धक होगा, बल्कि आज आपकी जानकारी में भी वृद्धि होगी कि किस तरीके से सर्जरी से, ऑपरेशन से अपने को बचा सकते हैं, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन का सहारा लेकर प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट को जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो इसीलिए वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये भी एक तरीके की सोशल सर्विस है। बिना देरी के शुरू करते हैं आज का बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की जो समस्या है वो बेसिकली पुरुषों में होती है, क्योंकि प्रोस्टेट एक ऐसी ग्रंथि है, एक ऐसा ऑर्गन है जो सिर्फ पुरुषों के अंदर पाया जाता है। इसलिए आज का जो विषय है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, वो पुरुषों की एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में है, जो जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती है, आदमियों की उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे उनको इसका सामना करना पड़ता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट आखिर में होता क्या है, इसलिए आपको प्रोस्टेट की जो लोकेशन है और जो इसकी एनाटॉमी है, यानी किस तरीके से ये बनावट होती है, कैसे बढ़ता है, इसके बारे में जानना, थोड़ी बेसिक इंफॉर्मेशन होना भी बहुत जरूरी है। एक्चुअली प्रोस्टेट ग्लैंड एक अखरोट के शेप की, यानी वॉलनट, एक बड़े नींबू के आकार की एक ग्रंथि होती है, जो कि पेशाब की थैली के ठीक नीचे स्थित होती है। ये एक आवरण की तरह, यानी कि एक कवरिंग की तरह, जो पेशाब की नली होती है जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है, उसको कवर किए रहती है। इसका फंक्शन ये होता है कि ये स्पर्म्स को एक न्यूट्रिएंट मीडियम प्रोवाइड करती है, एक ऐसा फ्लूइड प्रोवाइड करती है जिससे कि उनको नेविगेट करने में, ट्रांसफर होने में बहुत आसानी होती है। अब क्या होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो कुछ उम्र के साथ होने वाले बदलावों में ये भी बदलाव शामिल होता है कि प्रोस्टेट का एनलार्जमेंट होने लगता है। तो होता क्या है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट में कि जब साइज बढ़ता है तो कुछ सिम्टम्स पैदा होते हैं। यहां आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि 70 से 80% लोगों में प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का कोई सिम्टम नहीं होता है, यानी कि उम्र के साथ साथ जो बदलाव आ रहे हैं वो कोई सिम्टम साथ में लेकर नहीं आ रहे हैं। लेकिन 25 से 30% पुरुष ऐसे हैं जिनमें की प्रोस्टेट बढ़ने से कुछ समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दरअसल होता क्या है कि प्रोस्टेट जो होता है दो तरीके से बढ़ता है। एक होता है लेटरल एनलार्जमेंट, यानी कि जो ग्रंथि होती है वो बाहर की तरफ से बढ़ रही है, तब कोई सिम्टम पैदा नहीं होगा, यूरिन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी या यूरिन से रिलेटेड कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं होगी। लेकिन जो पार्ट यूरेथ्रा को कवर किए है, यानी इंटरनल जो पार्ट है, अगर वो ग्रो करने लगता है अंदर की तरफ, तब ये पेशाब की नली, जिसे यूरेथ्रा कहा जाता है, संकुचित होने लगती है और यहीं से उत्पन्न होती हैं सारी समस्याएं। एक और कंडीशन होती है जब इस प्रोस्टेट का जो मीडियन लोब है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको तो बताया था कि ये प्रोस्टेट ग्रंथि पेशाब की नली के ठीक नीचे स्थित होती है। तो जब मीडियन लोब, यानी बीच का लोब बढ़ना शुरू होता है तो ये पेशाब की थैली के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट करने लगता है। यहीं पर पेशाब की थैली का सबसे सेंसिटिव पार्ट मौजूद होता है, जिसे ट्राइगोन एरिया कहा जाता है। दरअसल ये ट्राइगोन एरिया वो एरिया होता है जो कि हमारे ब्रेन को सिग्नल पहुंचाता है कि पेशाब की थैली भर गई है और यूरिन के लिए अब जाना है। दूसरी चीज ये होती है कि जब ये जो मीडियन लोब बढ़ा है, इसकी वजह से एक प्रेशर क्रिएट होता है और वहां पे एक पाउच टाइप का डेवलप हो जाता है जिसमें पेशाब जमा हो जाती है और ये पेशाब आसानी से यूरेथ्रा से बाहर नहीं निकलती है।
अब लगातार ये ट्राइगोन एरिया मीडियन लोब के बड़े होने की वजह से जब प्रेशर क्रिएट हो रहा है तो लगातार ब्रेन को सिग्नल मिलता रहता है कि अभी यूरिन के लिए जाना है। पेशेंट यूरिन के लिए जाते हैं, यूरिन करते हैं, लेकिन ये सेंसेशन फिर से आता है कि अभी यूरिन हुई नहीं है, फिर से जाना है। इसके साथ ही साथ अनफिनिश्ड सेंसेशन होता है, यानी कुछ तो यूरिन हो गई है लेकिन अभी पूरी तरीके से सेटिस्फेक्शन नहीं होता कि हमें पूरी तरीके से यूरिन पास हो गई है, इसलिए ये सेंसेशन लगातार बना रहता है। तो दोस्तों आपने ये जाना कि अगर लेटरल पार्ट बढ़ रहा है तो कोई सिम्टम नहीं आएगा, यानी 70 से 80% पुरुषों में यही होगा कि उन्हें प्रोस्टेट के बढ़ने से उम्र के साथ साथ कोई लक्षण उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों की प्रोस्टेट ग्रंथि अंदर से बढ़ रही है, वहीं पे पेशाब की जो नली है और पेशाब की जो थैली है उसमें अंतर आने लगते हैं, उसमें कोई ना कोई बदलाव आने लगते हैं, संकुचित होने लगती हैं और इसीलिए जन्म होते हैं सारे सिम्टम्स का। अब हम जान लेते हैं बिना देरी के कि इसके साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे, जिससे कि यह पहचाना जाएगा कि ये प्रोस्टेट की ही प्रॉब्लम है। इस प्रोस्टेट के बढ़ने को मेडिकल लैंग्वेज में बीपीएच कहा जाता है, यानी बेनाइन प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी। आप सभी जानते हैं कि जब कोई ऑर्गन या फिर कोई ग्रंथि या कोई भी बॉडी का पार्ट एबनॉर्मली जब ग्रो करता है तो कैंसर होने का भी डर होता है, लेकिन यहाँ पे इसे बेनाइन टर्म दिया गया है कि ये हमारी एज के अकॉर्डिंग इसमें बदलाव आ रहे हैं, इसका कैंसर से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि कोई डरने की बात नहीं है। सिम्टम्स क्या क्या पैदा होंगे? सबसे पहला होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि ब्रेन को लगातार सिग्नल जा रहा है कि यूरिन के लिए जाना है, इसीलिए जो फ्रीक्वेंसी है, बार बार यूरिन जाने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। दूसरा एक बहुत अहम सिम्टम यह है कि पेशेंट को अर्जेंसी होती है, उसको बार बार यूरिन के लिए तो जाना ही है लेकिन तेजी बहुत होती है, जल्दी से उसको यूरिनल की तरफ भागना पड़ता है। अगर वो यूरिनल की तरफ भागता नहीं है तो कभी कभी पेशाब छूट जाती है, यानी कि वो कपड़ों में आ जाती है, खराब हो जाते हैं कपड़े। थर्ड हमारा सिम्टम होता है अर्जेंसी के बाद ये होता है ड्रिबलिंग, यानी कि यूरिन ड्रिबल करती रहती है, एक बार में यूरिन खुलासा नहीं हुई है, पास आउट नहीं हुई है, इसलिए यूरिन जो है बूंद बूंद करके गिरती रहती है। ये भी प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन है, जिससे कि हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पेशेंट को प्रोस्टेट से संबंधित दिक्कत हो रही है। अब क्या होता है कि पेशेंट जब यूरिन स्टार्ट करने के लिए जाते हैं तो उन्हें स्टार्ट करने में भी काफी टाइम लगता है, कम से कम 2 से 3 मिनट पॉट के ऊपर लग जाते हैं और यूरिन स्टार्ट ही नहीं होती है। ऐसे में इस चीज का कंफ्यूजन कभी कभी पथरी से भी हो जाता है कि कहीं कोई ब्लैडर में पथरी तो नहीं फंसी है, और इसीलिए टेस्ट करवाना भी बहुत जरूरी है। अभी मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से टेस्ट आपको करवाने हैं ये कंफर्म करने के लिए कि ये प्रोस्टेट की ही प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हमारा जो सिम्टम आता है वो होता है वीक स्ट्रीम, यानी पेशाब की जो धार है वो बहुत ही पतली होती है, उसमें कोई फोर्स नहीं होता है। नॉर्मली जो यूरिन की जो स्ट्रीम होती है वो प्रोजेक्टाइल होती है, यानी कि उसमें एक कर्व होता है, लेकिन जो प्रोस्टेट के पेशेंट की यूरिन होती है वो थिन स्ट्रीम होगी, पतली धार होगी और वो सीधे उसके कपड़ों पर आकर गिर जाती है। इसके साथ ही साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइन ये होता है कि पेशेंट को अनफिनिश्ड सेंसेशन होता है, उसे बार बार महसूस होता है कि अभी तो यूरिन ठीक से पास नहीं हुई है, मुझे दोबारा जाना है, और इसीलिए उनका बार बार जाने का जो क्रम है वो लगा रहता है। ये जो क्रम है ये रात में और ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए अगर किसी पेशेंट को 5 से 6 बार यूरिन हो रही है, अगर वो 40 साल से ज्यादा उम्र के हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात पर भी ध्यान जाता है कि ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट का केस हो सकता है। दरअसल अब हम लोग जान लेते हैं कि इस प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट की जो उम्र है, यानी किस एज में ज्यादा शुरू होता है। अभी मैंने आपसे बताया था कि जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है, इसलिए अमूमन 40 वर्ष के बाद प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के जो केसेस होते हैं, जो संभावनाएं होती हैं वो ज्यादा बढ़ जाती हैं। अब हम जान लेते हैं कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जिनको करवा लेना बहुत जरूरी है ये कंफर्म करने के लिए कि ये प्रोस्टेट एनलार्जमेंट है, यूरिनरी ब्लैडर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है या फिर डायबिटीज का केस हो सकता है।
इसमें सबसे इजीएस्ट जो सबसे कॉमन टेस्ट करवा सकते हैं वो है अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड एक बहुत ही सर्वसुलभ डायग्नोस्टिक वे है जिस ये आपके प्रोस्टेट के साइज को बता देता है कि ये नॉर्मल साइज का है या फिर जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है। इसके अलावा एक टेस्ट होता है जिसे कहा जाता है PSA, यानी कि प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। ये एक ऐसा टेस्ट होता है जिससे ये पता चलता है कि इस प्रोस्टेट का बढ़ना कहीं कैंसर की तरफ इशारा तो नहीं कर रहा है। इसलिए जिनको प्रोस्टेट की समस्या है और उनके लक्षणों में कमी नहीं आ रही है, उनके लक्षणों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, दिन पर दिन प्रोस्टेट का साइज बढ़ता जा रहा है, तो वहां पर PSA करा लेना भी बहुत जरूरी रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक टेस्ट होता है यूरिन फ्लोमेट्री। यूरिन फ्लोमेट्री में पेशाब की धार का अंदाजा लगाया जाता है कि इससे क्या प्रोस्टेट के लक्षण मिल रहे हैं। ये कुछ ऐसे बेसिक टेस्ट हैं जिसको कि करा लेने से काफी हद तक समस्या का अंदाजा हो जाता है। दोस्तों अब बिना देरी के हम लोग जान लेते हैं कि होम्योपैथी में ऐसी कौन सी टॉप ग्रेड की मेडिसिन हैं जिनसे 90% जो प्रोस्टेटिक एनलार्जमेंट के जो केसेस हैं BPH के, उनमें काफी ज्यादा फायदा देखने को मिलता है। यहां मैं आपसे इन दवाइयों को बताने से पहले जरूर बताना चाहूंगी कि होम्योपैथी में इस समस्या के लिए बहुत सारी दवाइयां हैं, लेकिन सिर्फ 2 का जिक्र मैं कर रही हूं जिनमें सबसे ज्यादा प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के सिम्टम्स पाए जाते हैं। इन दवाइयों का जो प्रयोग है वो भले ही आप स्टार्ट करें, आप इस वीडियो के आधार पे भी लक्षण को मिला के शुरू कर सकते हैं, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयां कोई ज्यादा नुकसान नहीं करती हैं, या फिर आप इनको स्वयं भी 10-15 दिन 20 दिन ले सकते हैं। लेकिन याद रहे दोस्तों, कभी भी किसी भी दवा का इस्तेमाल बहुत लंबे समय तक आप मत कीजिए। अगर आप किसी भी दवा को बहुत लंबे समय तक अपने आप लेते रहते हैं तो उसका कोई ज्यादा बेनिफिट नहीं होता। इनफैक्ट अगर आपको उन दवाइयों से लाभ मिल गया है 20-25 दिन मैक्सिमम, तब तो ठीक है, अदरवाइज अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लीजिए कि हमारे लिए केवल इसी दवा को चलाना उचित रहेगा, ये इसके साथ साथ कुछ और जो सपोर्टिव मेडिसिन हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन हैं, उनको भी चला लेना फायदेमंद साबित होगा, क्योंकि वो चीजें आपकी समस्या को जड़ से हटाने में मदद करेंगी। सबसे पहली मेडिसिन है हमारी सबल सेरुलेटा। दोस्तों सबल सेरुलेटा मदर टिंचर लगभग स्पेसिफिक है BPH के केसेस के लिए। इसमें लगभग सारे सिम्टम्स पाए जाते हैं जो कि अभी कुछ देर पहले मैंने आपको डिस्क्राइब किए थे, जैसे कि अर्जेंसी, फ्रीक्वेंसी, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन, वीक यूरिन फ्लो, डिफिकल्टी टू स्टार्ट, ये सारे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। इसका प्रयोग कैसे करना है? इस मदर टिंचर को आप खरीदकर 5 से 7 बूंद, 5 से 7 बूंद याद रखिएगा दोस्तों, आपको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। 5 से 7 बूंद अधिकतम आप आधे कप पानी में 3 बार तक ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो अन्य दवाइयां आपकी चलती हों, फॉर एग्जाम्पल ब्लड प्रेशर की, डायबिटीज की, इनको आपको छोड़ना नहीं है और इस दवा से कम 2 से 3 घंटे अंतराल करके आपको लेते रहना है। नेक्स्ट हमारी जो बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है, टॉप ग्रेड के मेडिसिन है, जो कि ओल्ड एज पीपल में, ओल्ड एज यानी बुजुर्गों में बहुत ज्यादा फायदा करती है, और उसका नाम है कोनियम मैक्युलेटम। दोस्तों कोनियम मैक्युलेटम में भी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, यूरिन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज्ड एट नाइट एंड प्रॉब्लम्स इन एल्डरली पीपल, यानी कि बुजुर्गों में होने वाली एज के कारण जो समस्याएं हैं उसको कवर करने की क्षमता है। कोनियम मैक्युलेटम 30 के डाइल्यूशन को इस्तेमाल करना है और इसको करीब आपको 2 बूंद 2 चम्मच पानी में सुबह शाम मुंह में रख लेना है। इस दवा को लेने के कम से कम 15-20 मिनट पहले और 15-20 मिनट बाद तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। इससे दवा की इफेक्टिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और प्रॉब्लम को जड़ से रिमूव होने में मदद मिलती है। याद रखिएगा दोस्तों, इन दवाइयों को आपको अगर इस्तेमाल खुद से कर रहे हैं तो मैक्सिमम 20 से 25 दिन इस्तेमाल करिए। अगर फायदा दिख रहा है देन इट्स वेल एंड गुड, लेकिन अगर आपको ज्यादा फायदा नहीं दिखाई दे रहा है तो अपने डॉक्टर से जरूर संपर्क करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये दवाई हमें अगर नहीं फायदा कर रही है तो इसके साथ साथ कोई और दवा की भी जरूरत है, या किस तरीके से हम अपने डिजीज को और अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और जनहित में
आज का वीडियो फ्रेंड्स और फैमिली में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा कि आगे भी आपके लिए इसी तरीके की जानकारी वर्धक वीडियोस में बनाती रहूं। फिर मिलूंगी आपसे ऐसी ही कुछ काम की जानकारी लेकर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।